नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ों का राही चैनल। पहाड़ों का राही चैनल जगह जगह जाके, गांव-गांव जाके लोगों की आवाज़ उठा रहा है, प्रयास कर रहा है, जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। हमारे जो नेता लोग, जो हमारे प्रतिनिधि लोग, जो समाज सेवी हैं, उनकी क्या विचारधारा है, क्या सोच है जनता के प्रति, वो आप लोगों तक बताने का प्रयास कर रहा है। आज मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री भुवनचंद्र खंडूरी जी के बेटे मनीष खंडूरी जी हैं और बिल्कुल मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। हाँ सर, थोड़ा सा मैं पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि एज ए कैरियर लाइफ जो है आपकी एजुकेशन से शुरू होकर और कहाँ तक आपने अभी आगे किसी कंपनी में काम किया, वो सब थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा आप अगर बता दें तो बढ़िया। जी, मेरा करीब 25 से 30 साल का प्रोफेशनल तजुर्बा रहा है, करियर रहा है। मैं अंडरग्रेड में मैंने इंजीनियरिंग की थी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से। हाँ। उसके बाद फिर मैं इनफैक्ट मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने क्वालिफाई किया था। बट मेरी रैंक नीचे की थी, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था उसको। उसके बाद मैं पत्रकारिता में करीब 10 साल मैंने बताया, 10-12 साल। बिजनेस स्टैंडर्ड एक अखबार है और बिजनेस वर्ल्ड एक मैगजीन है, उसमें चीफ ऑफ ब्यूरो था बॉम्बे में। उसके बाद फिर मैं अमेरिका गया, वहाँ से MBA किया मैंने, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक बिजनेस स्कूल है। उसके बाद मैंने 12-15 साल CNN में काम किया, जो टीवी कंपनी है, CNN अटलांटा में। ओके। फिर कुछ कारणवश मुझे वापस आना पड़ा। पेरेंट्स ने कहा कि अब वापस आ जाओ, बहुत हो गया। तो मैं हिंदुस्तान आया करीब 2012 या 13 में, और उस समय से मैंने हिंदुस्तान में 2-3 कंपनी में काम कर रखा है। और मेरा आखिरी जो नौकरी थी, कह लीजिएगा, वो फेसबुक में थी। मैं फेसबुक के लिए उनके न्यूज़ वर्टिकल का इंडिया हेड था। ओके। और उसके बाद मैं पिछले 1 साल से राजनीति में हूँ। तो सर, उत्तराखंड में कौन से ज़िले में आपका गांव आता है? देखिए, उत्तराखंड में मेरा गांव आता है पौड़ी ज़िले में, और मेरे गांव का नाम है राधावल्लभपुरम। अगर आप पौड़ी शहर और श्रीनगर के मोटा बीच में जाते हो, गांव जाते हो? हाँ, हर दूसरे या तीसरे महीने चले जाता हूँ मैं। वहाँ पे हमने मंदिर बना रखा है, तो मंदिर के बगल में हमारी रहने की जगह भी है। तो गांव वो है मेरा। अगर आप शहर कौन सा है, तो शहर पौड़ी प्रॉपर है। ओके। क्योंकि गांव से मेरे जो है दादा दादी, उनसे भी पहले, काफ़ी पहले वो पौड़ी शहर आ गए थे। ठीक। तो घर प्रॉपर बोल लीजिए तो घर मेरा प्रॉपर पौड़ी। तो सर, आपके पिताजी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश की एक बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में अच्छा खासा दमखम रखते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी ना ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, ऐसी मतलब क्या सोच आई, क्या विचारधारा आपने कांग्रेस में देखी कि आपको जो है अपने पिताजी के अगेंस्ट जाना पड़ा पार्टी विचारधारा के हिसाब से? जी, ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं, और मेरे पिताजी से आज भी बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उनका जो पूरा परिवार था, उससे पहले वो कांग्रेस परिवार था। मेरी दादी जो थी वो कांग्रेस की मतलब मानी हुई सदस्य थी। और मेरा पूरा परिवार ही, हेमंती नंदन बहुगुणा, जो मेरे दादी के छोटे भाई थे, सगे छोटे भाई थे, वो कांग्रेस के काफ़ी पुराने नेता थे, काफ़ी समय तक। तो जो मेरे पिताजी ने किया था, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो उनसे लोगों ने यही सवाल पूछा जो आज मुझसे पूछ रहे हैं। तो विचारधारा थी। मेरी विचारधारा ऐसी है, मैं देखिए, आप अगर मेरी विचारधारा मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि जो बीजेपी में जो अटल जी और आडवाणी जी में जो उस समय का जो बीजेपी थी और आज की बीजेपी, उसमें बहुत सारा फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क आ गया। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को आप जितनी भी गालियां दे दें, और काफ़ी हैं कारण हैं गालियां देने के, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश चलाना जानती है। पिछले 6 साल से आप देखेंगे कि बीजेपी में क्या बातें बहुत अच्छी करते हैं, मतलब जब क्रिकेट के टर्म से लेंगे तो छक्के मारना जानते हैं, पर उसका फॉलो अप नहीं करते हैं। उन्होंने नोटबंदी की, उस समय मुझे भी लग रहा था बहुत अच्छा है, ठीक है, पर नोटबंदी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, और ब्लैक मनी और भी ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि आपके मतलब कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, नोटबंदी।
एक पहला उदाहरण ये था। उन्होंने जीएसटी करा, जीएसटी उस समय अच्छा लग रहा था, पर उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि बिजनेस वाले अब रो रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 370, आर्टिकल 3, अरे किस हिंदुस्तानी को नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर पूरा अपना हिस्सा हो, पर अब जो वहाँ हो रहा है वो देश पे बिल्कुल फर्क पड़ रहा है उससे। तो उदाहरण के हिसाब से जैसे अगर उन्होंने फार्म बिल भी, एग्रीकल्चर भी किया है, तो लगता है कि बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का इतना तजुर्बा है कि वो जानते हैं कि ये देश चलता कैसे है। आपने आईटी रेवोल्यूशन लाई तो वो कांग्रेस पार्टी में लाई, राजीव गांधी को बहुत गालियां पड़ी उस समय। जब एक और उदाहरण देता हूँ, बोफोर्स का, आप छोटे हैं जवान है, बोफोर्स का स्कैंडल हुआ था, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था कि कांग्रेस को मतलब बिल्कुल घुटनों पे लाया था बोफोर्स। आज की डेट में कारगिल लड़ाई जो जीते हम, वो बोफोर्स आर्टिलरी गन की वजह से जीते थे, जो कांग्रेस के टाइम पे आई थी। आईटी रेवोल्यूशन देख लीजिए, जो हमारे लिबरलाइजेशन हुआ था, तो कांग्रेस में बड़ी कमी है, बट कांग्रेस देश को चलाना जानती है, कांग्रेस जानती है कि काम क्या करता है और क्या नहीं काम करता। बिल्कुल, ये तो सर पार्टी की विचारधारा की बात रही, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 20 साल से कांग्रेस बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, लेकिन आज भी उत्तराखंड का युवा जो है वो दर बदर भटक रहा है। अगर वो यहाँ से बाहर जाता है तो भी वो भटक रहा है, अगर वो उत्तराखंड में रहता है तो भी भटक रहा है। उसका मुख्य कारण है एजुकेशन। क्या आपको लगता है क्या एजुकेशन में कोई जो कांग्रेस बीजेपी पार्टी है ये एक अच्छा काम करने में विफल रही है? क्या आपको लगता है ये चीज़? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, काम किया गया है, पर मैं ये जानता हूँ कि एजुकेशन की जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो तो अगर मैं कहूँ कि ठीक है तो झूठ होगा, तो वो नहीं है, वो ठीक नहीं है। और मैंने सालों से ये देखा हुआ है कि ये हकीकत है कि हमारे यहाँ का बच्चा जो 12वीं क्लास पास होता है, उसकी एजुकेशन एक्चुअली 8वीं 9वीं की होती है, जो पढ़ाई होती है। जो अपने आप को बीए कह रहा है, ज़्यादातर उसकी एजुकेशन 12वीं क्लास तक की होती है। मतलब वो कैलिबर आप मान लीजिए, कैलिबर गलत शब्द होगा, उसने जो पढ़ाई की होती है। पर ये भी है कि हमारा जो बच्चा है, जब आपको उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, तो मैं ये देखता हूँ कि वो इतना अच्छा काम करता है, वो एक्सेल करता है, मतलब वो औरों से अव्वल दर्जे का काम करता है। उदाहरण आप क्रिकेट देख लीजिए, क्रिकेट में जो मौके मिले हैं पहाड़ियों को यहाँ से बाहर, मतलब इट इज इनक्रेडिबल। इतना छोटा स्टेट है आपका, आप हिमाचल देख लो, हिमाचल से कितने ऐसे अव्वल दर्जे क्रिकेटर निकले। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े, वो धोनी तो भूल जाओ, मैंने सुयाल है, मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से। सुयाल है, नेगी है, अभी वो लड़का नगरकोटी है जो 19 साल 20 साल का लड़का है, वो आए हुए हैं। ये अभी उन्मुख चांद है, ऋषभ पंत है। तो ये आई थिंक ये जो लोगों ने किया ना, और मैं ये मानता हूँ कि आप इनको थोड़ा सा समय और दीजिए, क्रिकेट टीम में 2-3 और सीधा डायरेक्ट पहाड़ से आएंगे, वो बाहर भी नहीं आना पड़ेगा। तो मतलब हाँ, अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन में बहुत लोगों ने बहुत तरक्की की है, पर वो क्या होता है, लड़के या तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा करके बाहर चले जाते हैं। तो हाँ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ की परेशानी तो है यहाँ पे। अब उसका सोल्यूशन क्या है, देखिए मैं आपको, ये कोई आसान तरीका नहीं है, पर ये ज़रूरत बहुत ही कि आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्य करें, काम करें, और प्राइवेट पार्टनरशिप को भी लाएं यहाँ पे। हमारे यहाँ के विधायक हैं, ये अपने रुद्रप्रयाग के मनोज राव जी, तो उन्होंने काफ़ी एजुकेशन, आप देखना उनका एजुकेशन में काफ़ी अच्छा काम कर रखा है वहाँ पे। वो टाटा से उन्होंने फंडिंग लेके काम कर रखा है। तो हाँ, ये नई सोच ज़रूरी है, और ये सोच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ें करेंगे, ऐसे टीचर्स को कभी कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, स्कूल खोल दिया, इससे अब होने वाला है। यही स्थिति चिकित्सा का भी है, यही स्थिति एजुकेशन की भी है। अगर मनीष खंडूरी के पास शिक्षा विभाग का मंत्रालय आता है, या आने वाले टाइम पे आप एक मंत्री बनते हैं उत्तराखंड के, चाहे किसी भी विभाग के, सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे पहले आप क्या लाना चाहेंगे उत्तराखंड में, खासकर पहाड़ों में? देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। मैं बिना मंत्री पद के भी मैं आपसे बता सकता हूँ कि मेरी क्या बिल्कुल। मैं ये करूँगा, 2 चीज़ें करूँगा। एक तो मैं करना चाहूँगी टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर चीज़ को आसान कैसे किया जा सके, या वो टूरिज्म हो, या वो चिकित्सा हो, या वो एजुकेशन हो। उदाहरण देता हूँ कि अगर आपकी एजुकेशन आप पहले, अब तो इंटरनेट बैंडविड्थ देके जूम कॉल से करना शुरू होता है, अगर आप टीचर्स की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ भी सिस्टम एक टीचर पैसे लेके किसी और को देके गाँव में चले, वो करें। अगर आप चिकित्सा में लॉन्ग डिस्टेंस मेडिसिन ट्राई करें, अगर आप चिकित्सा में एक टास्क फोर्स खड़ी करें महिलाओं की, जो सिंपली जाके फर्स्ट स्टेज में डायग्नोसिस कर सके, उसके बाद आप वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से डॉक्टर से टाई अप करके वो कर सके, वो कैसे होगा। दूसरा मैं करूँगी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कितना बढ़ाया जाए। सरकार जितना ज़्यादा आती है किसी क्षेत्र में, उतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये 2 मेरे
प्रयास रहेंगे। और तीसरा मैं ये चाहूँगा, देखिए कि मैंने ये देखा है कि अब पहाड़ में, अब मैं पौड़ी गढ़वाल में घूम रहा हूँ, बहुत लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बिजनेस में। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, मैं ये भी चाहूँगा उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, कोई सरकार की से मतलब डिपेंड ना करे कि आप हमारी मदद करो, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। बिल्कुल। मनीष जी, क्या लगता है कि मतलब आने वाले टाइम पे, अब जैसे ये कोरोना काल आया था, युवाएं, यहाँ के युवा बड़े बड़े सपने लेके आए थे और सरकार के पास एक अच्छा मौका भी था युवाओं को रोकने का, आपको लगता है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही इस चीज़ में? हाँ, मुझे तो लगता है विफल रही है। सरकार विफल रही है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, इस सरकार में मुझे नहीं लगता है कि कैपेबिलिटी है, टेक्निकल कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटिव कह लीजिए, कि उनमें से कुछ भी लोगों को रोक सकें। अब मैं इसमें देखिए राजनीति भी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार होती तो आराम से रोक लेती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये तो गलत होगा ना। पर ये सरकार ज़्यादा ही विफल इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने ये होता गया, ये डबल इंजन की सरकार में ये अब इनकी अपनी सोच जो है, मैं मानता हूँ शून्य हो चुकी है। ये जो सेंटर कर रहा है वो करती है। अगर आप कोरोना का देखेंगे, हर एक चीज़ जो सरकार ने की, मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था और उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, जो दिल्ली में डिसाइड हो रहा था वो उसके बाद इम्प्लीमेंट करते थे। कभी कहते थे कि वो लोगों को रोक दो आने से, कभी कहते थे कि शुरू कर दो। तो इनका कोई अपना ओरिजिनल थॉट प्रोसेस नहीं था। राइट। भाई, आप ऋषिकेश हरिद्वार में बड़े सेंटर पहले खुद क्यों नहीं बनाया? टेम्परेरी शेल्टर्स बनाओ, टेम्परेरी सेंटर्स बनाओ लोगों को आने के लिए। तो ये बहुत रिएक्टिव सरकार है। और ये रिएक्टिव इसलिए क्योंकि ये दिल्ली से ज़्यादा जुड़ा है। तो दिल्ली में जो होता है, जो बनता है वो दिल्ली की वजह से बनता है, जो नहीं, जो जाता है वो दिल्ली की वजह से जाता है। यहाँ पे अभी सर आप पौड़ी गढ़वाल से सांसद का चुनाव लड़े थे पिछले बार 2019 में, और जो है देखा जाए तो पौड़ी गढ़वाल बहुत बड़ा ज़िला है इस टाइम पे। अभी शायद कोटद्वार ज़िला बनाने की बात चल रही है। क्या आपको लगता है कि ज़िला जो है कोटद्वार बनना चाहिए? क्या पहाड़ों में कोई जगह, चाहे नैनडाना भी लोग, चाहे रिखणीखाल भी लोग, पहाड़ों में ज़िला बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपका कहीं भी ज़िला बनाए, एक तो जो गढ़वाल लोकसभा है, हाँ। ये मेरे पिताजी खुद जो वहाँ से चुनाव मतलब 5-6 बार जीत चुके हैं, वो उनका ये मानना है कि ये सबसे मुश्किल लोकसभा पूरे देश में। क्योंकि इसमें आते हैं, मैं बताता हूँ, 2 तो आधे ज़िले आते हैं। एक टिहरी की विधानसभा 2 आती हैं यहाँ पे, टिहरी जिला की, नरेंद्र देवप्राय हो गई। एक नैनीताल की आती है जो रामनगर हो गई। तो 2 तो ये हो गई। उसके बाद पौड़ी है, उसके बाद है केदारनाथ, रुद्रप्रयाग हो गई। उसके बाद हो गई चमोली। तो ये सब जो है, ये मतलब क्षेत्र बड़ा वाइड है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ज़िला आप जहाँ भी बनाएं, मेरा ये मानना है कि आप ज़िला बनाने के बाद उसके बाद किस तरह से कार्य करें। बिकॉज काफ़ी ज़िला तो बन चुके हैं ना पहले से। ज़िला तो मतलब काफ़ी समय तो हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप नीचे लेवल तक कितना ले जा सकते हैं, कितने लोगों को पावर दे सकते हैं अपना मतलब फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, और कितना आप स्मार्टली टेक्नोलॉजी या किसी और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं उसके मॉनिटरिंग। सर, क्या लगता है पहाड़ों में क्या क्या स्वरोजगार के चीज़ें हो सकती हैं जो आजकल के युवा अपना सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहाड़ों की युवा की बात कर रहा हूँ, और जिसमें कि मतलब कि इतनी पूंजी भी ना लगे। मतलब हमारे पास पहाड़ों की युवा में पूंजी भी ज़्यादा होती नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इससे आपको ये कहूँगा, आपने मेरे से सवाल पूछा और मैंने इस पर बहुत सोचा, और सोच के बाद मैं ये कहूँगा कि पहाड़ों के युवा हमें खुद बताएंगे। आपको उदाहरण भी दूंगा। आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि अलग अलग जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसको काम करना है। नैनी डांडा ब्लॉक में एक आदमी ने अपनी हर्बल की एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस खोल चुका है, जिसका नाम मैं आपको पहले बताया। बिल्कुल। ठीक है। आप अगर देवप्रयाग साइड जाएंगे, उस साइड जाएंगे तो एक है, देवप्रयाग नहीं है, बीच में कहीं आ रहा है, एक आदमी ने अपनी एक NGO खोल रखी है जिसके माध्यम से वो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है। भोलू लग्दू फाउंडेशन। हाँ, फील गुड। सुधीर सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक आप पौड़ी साइड जाएंगे, लोग क्या कर रहे हैं, या तो चिकन फार्मिंग कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, हर्बल में कर रहे हैं। ठीक है, छोटा छोटा जैसे कि वो आप ये कोदा हो गया, जैसे कि उस तरह की लोग करना शुरू कर रहे हैं, पर ज़्यादातर अभी इस पे फोकस है।
एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि सरकार लोगों को पैसा दे दे और भूल जाए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि खुद ओरिजिनल आइडियाज किसी के दिमाग में आए और वो करे। और सरकार का सिर्फ यही रोल होता है उसको किस तरह सपोर्ट करें। ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ मनीष खंडूरी जी, जो इस समय नैनराना ब्लॉक के दौरे पे आए हुए हैं, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका हम अपने ब्लॉक में। और उन्होंने अपनी हर बात को यहाँ पे रखा, चाहे वो युवाओं से रिलेटेड हो, चाहे क्षेत्र से विकास से रिलेटेड हो, हर तरीके की बात उन्होंने यहाँ पे रखी। और हमारा प्रयास निरंतर जारी है धरातल पे लोगों की आवाज़ उठाना, अपने प्रतिनिधियों को जगाना और उनकी आवाज़ भी जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत जय उत्तराखंड। ब्लॉग भी आ गया ना एग्जैक्टली एट द सेम टाइम।